हाय फ्रेंड्स, मैं राजेश आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ विद राजेश में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स आज हम सब क्लास 10th मैथ का मॉडल पेपर 1 2025 के खंड बा के दूसरे प्रश्न पर चर्चा करेंगे, जिसके प्रश्न होंगे कि इसमें कहता है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। प्रश्न नंबर 2 है, वो कहेगा कि आपको इसमें से केवल 5 खंडों को सॉल्व करना है, यानी इसका मतलब है उसमें 6 खंड आपको दिए होंगे और उन 6 खंडों में से जो आपको अच्छे से 5 प्रश्न आते हो उन्हीं को आपको उत्तर देना है, उन्हीं को आपको सॉल्व करना है। और ध्यान रखना ये प्रत्येक खंड जो है वो कितने मार्क्स का होगा, वो 4 मार्क्स का है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि आपको हमने बता रखा है कि इसके पिछले वाले वीडियो में खंड बा का जो पहला प्रश्न था उसको हमने गलती से वहाँ प्रश्न नंबर 2 हो गया है, तो आप उसको वहाँ ठीक है उसको देख लीजिएगा। और वो सब कितने मार्क्स के थे, 2-2 मार्क्स के थे। ठीक है, और इसके पहले आपको जो हमने इसके पहले वाला वीडियो डाल रखा है वो उसमें बहुविकल्पी प्रश्न थे और वो सभी 20 के 20 प्रश्न जो हैं वो सब कितने मार्क्स के थे, एक मार्क थे। ठीक है, तो चलते हैं खंड बा का जो प्रश्न नंबर 2 है उसमें कितने खंड होंगे, टोटल 6 खंड होंगे। करने कितने हैं आपको, 5 खंड करने। इस बात को आप जरूर अच्छे से क्वेश्चन को जरूर ध्यान दीजिएगा, नहीं तो क्या गलती करते हैं बच्चे, इतना प्रेशर होता है उनके माइंड पर कि वो 6 के 6 प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और लास्ट में ऐसा होता है कुछ प्रश्न छूट जाते हैं। तो आप इस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा, जितने आपसे खंड कहा जाए उसको आप सावधानी पूर्वक पढ़ के उतने ही सॉल्व करिएगा, नहीं तो उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 2 का पहला खंड है, कहता है द्विघात बहुपद f ऑफ x बराबर 3x² माइनस x माइनस 4 के शून्य ज्ञात कीजिए। यानी आपको एक द्विघात बहुपद दिया गया है, इसका आपको सबसे पहले शून्य ज्ञात करना है ना। शून्य कैसे ज्ञात करोगे आप, सबसे पहले आप इसको गुणनखंड करोगे और गुणनखंड करने के बाद आप उसका शून्यक निकाल लोगे। ठीक है, और जब शून्यक निकल जाएंगे तो ये जो शून्यक निकलेंगे वो और इसके जो गुणांक है इनके बीच हमें संबंध की सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, तो कैसे करते हैं इसको देख लेते हैं। आपको दिया है क्वेश्चन f ऑफ x बराबर 3x²। क्या दिया है, f ऑफ x बराबर 3x² माइनस x माइनस 4। ठीक है, इसको आपको गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड कैसे करेंगे, तो गुणनखंड आपको बता रखा हमने कि सबसे पहले हम फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 12, 4 × 12x²। यानी मिडिल वाले टर्म 1x को यहाँ कोई नंबर नहीं लिखा तो इसका मतलब 1 है, और उस 1x को 2 पार्टों में मुझे इस प्रकार से ब्रेक करना है कि गुणा करने पर ये मुझे कितना दे, वो मुझे -12 दे, लेकिन जब जोड़े घटाए तो उसको केवल कितना मुझे मिलना चाहिए, -1। तो पेयर बनेगा। अगर आपने इसको अच्छे से क्लियर किया होगा तो आपको जरूर अच्छे से समझ में आएगा कि पेयर किसका बनेगा, 4 × 12 और 4 में से 3 जाएगा, 1 आएगा। तो पेयर बनेगा -4x और +3x। +3x क्यों, क्योंकि एक माइनस में और एक प्लस में होगा तभी घटेगा, और जब घटेगा तभी ये ऊपर वाला मिडिल टर्म मिलेगा, नहीं जोड़ेंगे तो ये 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये लास्ट वाले टर्म को आप बिल्कुल जैसे पहले वाले टर्म को उतार लेना है, मुझे लास्ट वाले टर्म को एकदम उतार लेना है, बीच वाले टर्म को मुझे 2 पार्टों में सेपरेट करना है। अब ये कितने पद बन गए, 4 पद बन गए, तो 2-2 का बना लीजिए पेयर। पहले पेयर में क्या कॉमन है, x कॉमन है, और जब यहाँ से x कॉमन लेंगे आप तो 3x माइनस 4 आएगा, और यहाँ +3 कॉमन लेंगे। सॉरी, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों टर्मों में, तो जब कुछ ना कॉमन दिखे तो वहाँ आप +1 या -1 ले लेंगे, तो हो जाएगा 3x माइनस 4। ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड हो गया। 3x माइनस 4 एक ब्रैकेट में, और ये x + 1 जो है एक ब्रैकेट में हो जाएगा। ये तो इसको क्या, इसकी क्या हो गया, ये गुणनखंड मिल गया। आपने इसका गुणनखंड कर लिया। अब आपको लिखना है शून्य ज्ञात करना, गुणनखंड नहीं ज्ञात करना, शून्य ज्ञात करना है। तो आप लिखोगे शून्यकों के लिए, क्या लिखोगे, शून्यकों के लिए। तो शून्यकों के लिए लिख करके आप क्या करोगे, f ऑफ x बराबर 0 होता है। तो यहाँ से क्या करना है, अब f ऑफ x का मान मिला है 3x माइनस 4 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में होगा x + 1 = 0। तो 3x माइनस 4 को एक बार आप 0 के इक्वल कर दीजिए, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, +4, और इधर ये गुणा है तो x बराबर 4 बटे कितना आएगा, 3। यानी x का पहला मान जो है, पहला शून्यक जो है ये कितना हो गया,
4/3। और दूसरी शून्य की बात करें तो x + 1 बराबर क्या हो जाएगा 0, और यहाँ से x बराबर -1 आ जाएगा। यानी द्विघात बहुपद के शून्य क्या हो जाएंगे, आप यहाँ लिख दीजिएगा, द्विघात बहुपद के शून्यक जो है वो फ्रेंड्स क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, एक शून्य कौन है 4/3 और एवं दूसरा क्या हो जाएगा एवं -1 है। ठीक है, यही जो दोनों x के मान मिलेंगे वही इस द्विघात बहुपद के क्या होंगे, शून्यक होंगे। तो एक बात तो क्लियर हो गई, इसका शून्यक मिल गया है। ठीक है, अभी मुझे इसकी सत्यता की जांच भी करनी है, किसके किसके बीच, इसके शून्यकों, ये शून्यक है और इसके गुणांक कौन है, ये गुणांक है x² गुणांक, ये x गुणांक और ये अचर पद c है। ठीक है ना, तो मुझे यहाँ लिखना, अगली हेडिंग बनाना है सत्यता की जांच। ठीक है, सत्यता की जांच करनी है आपको। तो जांच में यहाँ आप क्या लिखोगे, आपको 2 सूत्र बताया गया होगा। ये चैप्टर नंबर 2 का एक प्रश्न है फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या है, 2 सूत्र आपको हमने बता रखा है कि शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, यानी यहाँ से एक सूत्र हो जाता है कि शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, बराबर होता है -x का गुणांक बटे में क्या होता है x² का गुणांक। ये होता है शून्यकों का योगफल का फार्मूला। क्या होता है, फिर से एक बार देख लें, शून्यकों का योगफल बराबर होता है -x², x का गुणांक, और बटे में होता है x² का गुणांक। ये सूत्र होता है शून्यकों के योगफल। अब शून्यकों का योगफल है तो आप किसको जोड़ोगे, शून्यकों को ही जोड़ोगे भाई। तो पहला शून्य कौन मिला 4/3 और दूसरा शून्य कौन मिला -1। तो ये तो शून्यकों का योग हो गया, जो आपने शून्य कभी निकाला तो उन्हीं को जोड़ना है। ठीक है, एक प्लस में था एक माइनस में था, इस वजह से हमने उसको ब्रैकेट में कर लिया माइनस वाले को। अब x² का गुणांक, ये सब कहाँ से लोगे, ये आप इसमें से लोगे। तो यहाँ कह रहा है -x का गुणांक, तो माइनस फार्मूले में भी है और माइनस प्रश्न में भी है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी 1 आएगा। ठीक है भाई, x का गुणांक यहाँ कोई नहीं है, जहाँ कोई नहीं वहाँ 1 होता है। ठीक है, अब x² का गुणांक कौन है, x² का गुणांक हो जाएगा 3, यानी हो जाएगा 1/3। ओके, यहाँ से 4/3 ये प्लस और -1 हो जाएगा, बराबर कितना 1/3, और इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 × 3 और 4 में से 3 निकल जाएगा, तो ये भी 1/3 बराबर हो जाएगा 1/3। ठीक है, और यही मुझे शो करना है कि ये दोनों जो हैं वो कैसे हैं, बराबर हैं। ठीक है ना, अब दूसरा, ये तो हो गया। अब दूसरा है शून्यकों का गुणनफल। क्या है, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल ये क्या होता है, गुणनफल बराबर होता है अचर पद। शून्यकों का गुणनफल का होता है अचर पद बटे में x² का गुणांक। ये फार्मूला आपको जरूर क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इससे 1 से 2 प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। ज़्यादा तो इससे नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन कम से कम 1 से 2 प्रश्न जरूर पूछे। जैसे 4 नंबर का यही प्रश्न हो गया, और कहीं ऑब्जेक्टिव में 1-2 नंबर का पूछ ले, कम से कम 6-7 नंबर का आप जान लीजिए, इससे कंफर्म होता है। तो ये फार्मूला अगर आपको याद है तो आप काफ़ी हद तक इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो शून्यकों का गुणनफल जो है वो शून्य कौन कौन है, एक शून्य हमारा था 4/3 और दूसरा क्या था -1। गुणनफल का मतलब है इनके बीच में गुणा लगाना है, और योग करने का मतलब इनके बीच में प्लस लगाना है। और बराबर अचर पद क्या है, अचर पद -4 था, तो -4 रख लीजिए। और x² का गुणांक कौन है, यह है बटे में कौन 3, यानी बटे में आपको 3 लिखना है। तो यहाँ से जब गुणा करेंगे तो माइनस इसका गुणा करेंगे तो -4/3, यहाँ भी कितना आएगा -4/3। ये फिर दोनों बराबर आ गए, और ये बराबर आने भी चाहिए। अगर बराबर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है या तो आपने शून्य गलत निकाला है या फिर आप उसके गुणांक को गलत रख रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहा प्रश्न नंबर 2 का पहला खंड, जो कितने नंबर का था, 4 नंबर का था। तो आप इस प्रश्न को जरूर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मेरा उम्मीद यही है कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलते हैं इसके अगले खंड पर। चलते हैं फ्रेंड्स, इस प्रश्न का दूसरा खंड है। कहता है सिद्ध कीजिए कि cot a माइनस cos a बटे में cot a प्लस cos a बराबर cosec a -1 और अपान में cosec a + 1। ठीक है, ये कौन से चैप्टर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ये है चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है,
तो हमने ये इस टाइप के वीडियो को, इस चैप्टर को डालना प्रारंभ करा है, आप उसमें ज़रूर जाके देखें, वो आपको अच्छा लगेगा। और आप इस टाइप के क्वेश्चन को आप बहुत टाइम, कम से कम 2 मिनट से ज़्यादा आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन बच्चे क्या होते हैं, इसको देखकर जो इतना घबरा जाते हैं, अरे त्रिकोणमिति से तो बहुत कठिन होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स, बस आपको थोड़ा सा इस पर लगन करने की ज़रूरत है, इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत सिंपल होता है त्रिकोणमिति, ठीक है। चलते हैं, तो सिद्ध करना है इसको। जब भी आपको सिद्ध करना हो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसके किसी भी साइड, आप दोनों में से किसी एक साइड को उठाइए और उसको सॉल्व करके दूसरा साइड आप ला लीजिए। अगर ऐसा आप करने में सक्षम हो जाते हैं तो इसका मतलब है 4 नंबर आपको एकदम साफ साफ मिल जाएगा, ठीक है। चलते हैं, कौन सा है इसका लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड का मतलब बराबर के पहले वाले पक्ष को, बराबर के पहले वाले साइड को लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं और बराबर के बाद वाले साइड को राइट हैंड साइड बोलते हैं। तो यहाँ हमने लिखा है LHS, लेफ्ट हैंड साइड। तो नोट कर लीजिए क्या है, cot A माइनस cos A अपान क्या है, cot A प्लस cos A ना, ऊपर वाले में माइनस है, नीचे वाले में प्लस है, ठीक है। तो ये मुझे सॉल्व करना है। अब इसको क्या करेंगे फ्रेंड्स, अगर आपको जब कभी भी त्रिकोणमिति में समस्या हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितने भी अनुपात है सबको हम साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। तो आपको सिंपल हो जाएगा, एकदम सिंपल सब दिखने लगेगा। तो यहाँ कॉट है, यहाँ कॉस है, यानी कॉट जो है साइन और कॉस के फॉर्म में नहीं है, ये तो है ये दोनों, लेकिन ये नहीं है। तो इसको हम ऐसा करें, कुछ कर ले, तो इसको हम कॉट को लिख सकते हैं कि आप एक फार्मूला जानते होंगे, कॉट ए बराबर क्या होता है, कॉट ए बराबर होता है कॉस ए माइन कॉस ए बटे में साइन ए। कॉट बराबर क्या होता है, कॉस बटे साइन। तो आपको इस फार्मूले का यूज यहाँ करना है, यानी क्या हो जाएगा, कॉस ए बटे हो जाएगा साइन ए। ये हमने किसको लिखा, कॉट ए के प्लेस पे, फिर माइनस कॉस ए, यहाँ तो था ही, ठीक है। ये तो हो गया आपका ऊपर वाला। अब नीचे वाला भी ऐसे कर ले, ठीक है। इसको बटे, यहाँ कुछ नहीं तो इसका बटे 1 कर सकते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ आपको दिख रहा होगा कॉट, फिर दिख रहा है, तो वही काम आपको करना है, कॉस ए बटे में क्या, साइन ए, और यहाँ प्लस कॉस ए था तो कॉस ए कर दीजिए, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, ये आपका पहला स्टेप हो गया। यानी कुछ नहीं हमने किया है, केवल कॉट को हमने चेंज किया है कॉस अपान साइन, और ये कॉस जो है नीचे वाले ये वैसे ही हैं, ठीक है। अब क्या करना है, आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ देखिए कॉस कॉस कॉमन दिख रहा है, यहाँ बटे 1 कर लीजिए दोनों का, तो आपको दिख रहा होगा न्यूमरेटर में, यानी अंश में दोनों ऊपर जो है कॉस कॉस कॉमन दिख रहा है, यहाँ भी कॉस कॉस कॉमन दिख रहा है, तो वही ले लीजिए कॉमन। तो कॉमन कैसे लेंगे, जब आप यहाँ से कॉस कॉमन लेंगे तो यहाँ कॉस निकल जाएगा, तो कुछ बचेगा नहीं, और जहाँ कुछ नहीं बचेगा तो वहाँ 1 बचेगा, यानी क्या बचेगा, 1 अपान साइन, और यहाँ से कॉस निकल जाएगा बाहर, तो केवल बचेगा 1 बटे 1 बचेगा। इतनी बात समझ नहीं, यही काम आपको नीचे भी करना, हर में भी करना है। यहाँ भी देखिए कॉस कॉस कॉमन दिख रहा है, तो कॉस ले लीजिए कॉमन, और जब आप कॉस कॉमन लेंगे तो 1 अपान क्या आएगा, साइन ए प्लस 1/1 ये हो जाएगा, और यहाँ कॉस कॉस से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ अब क्या बचा, 1 अपान साइन बराबर क्या होता है, कॉसेक ए। 1 अपान साइन बराबर क्या होता है, फार्मूला आपको बताए होंगे कि 1 अपान साइन बराबर क्या होता है फ्रेंड, वो होता है कॉसेक ए, ठीक है। तो वहाँ जहाँ 1 अपान साइन है उसके प्लेस पे हमने कॉसेक करा, माइनस 1 अपान 1 का मतलब केवल 1, और यहाँ भी 1 अपान साइन है, 1 अपान साइन का मतलब फिर क्या हो जाएगा, कॉसेक ए, और ये प्लस 1 अपान 1 का मतलब केवल 1। तो आप देख रहे होंगे हमने स्टार्ट किया लेफ्ट हैंड साइड और आ गया देखिए राइट हैंड साइड, तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर है राइट हैंड साइड। तो देख रहे होंगे फ्रेंड्स, ये 2 से 3 लाइनों में इसका उत्तर मिल गया, और ये साफ साफ आपको 4 नंबर आपको ऑब्टेन हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको ज़रूर अच्छे से देखें, इससे आप दूरी बिल्कुल ना बनाएं, इसको थोड़ा सा आप अच्छे से देखिए, कंसंट्रेट होकर देखिए, ठीक है। और ये बहुत ईजी होता है, और जान लीजिए इससे कम से कम 10 से 12 नंबर का 100% पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप इसको अच्छे से ज़रूर कंसंट्रेट होकर देखिए, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो आप अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें। चलते हैं फ्रेंड्स, प्रश्नावली प्रश्न 2 का खंड ग है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखा
80 अंश के कोण पर झुकी हो तो क्या ज्ञात करना है? तो मुझे कोण POA ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। कहता है कि O केंद्र वाला एक वृत्त है, O केंद्र वाला एक वृत्त है, O केंद्र वाला एक वृत्त है जिस पर क्या है, यह है एक बाह्य बिंदु P से, ठीक है, दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं जिसका नाम है PA तथा दूसरा है PB। ये दो स्पर्श रेखाएं हैं। स्पर्श रेखा क्या होती है आपको बताया गया है कि वह रेखा जो वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करती हुई जाती है उसे हम वृत्त की स्पर्श रेखा कहते हैं। ठीक है, तो फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कह रहा एक बाह्य बिंदु P, ये बाह्य बिंदु P हो गया, O केंद्र वाले वृत्त पर, ये जो वृत्त है वो कैसा है, O केंद्र वाला एक वृत्त है और इस पर दो स्पर्श रेखाएं, एक है PA और एक है PB खींची गई हैं। अब कह रहा स्पर्श, ये परस्पर एक दूसरे को कितने अंश पर काटती है? झुकी है 80 अंश पर। ये जो PA और PB है परस्पर कितने अंश के कोण पर? 80 अंश के कोण पर झुकी हुई हैं। तो आपको ज्ञात करना है PO, ये POA ना, यानी इसको ऐसे अगर हम मिला दें तो कुछ इस तरह से ये आपको POA ज्ञात करना है। ये 80 हो जाएगा, ठीक है। POA ये वाला कोण आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ आपको दो त्रिभुज दिख रहा होगा, एक त्रिभुज है PAO या APO और एक दिख रहा है BPO। ये दो त्रिभुज दिख रहा है, इन दोनों को सर्वांगसम प्रूव कर लीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे कि हल में त्रिभुज APO तथा त्रिभुज BPO में, ये आपको दो त्रिभुज दिख रहा है, एक त्रिभुज का नाम है APO और एक का नाम है BPO। ये दोनों त्रिभुजों को क्या करना है? सर्वांगसम प्रूव करना है। क्यों सर्वांगसम प्रूव करना, अभी आपको बताते हैं। तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे कि आप देख रहे होंगे कि ये PO बराबर क्या है PO। ये क्यों? ये देखिए, ये जो भुजा है ये दोनों में पड़ रखा है, ये भी इसमें है, इसमें भी है। तो PO बराबर PO है, ये क्या है? उभयनिष्ठ है। क्यों है उभयनिष्ठ? आप इसका रीजन जरूर लिखेंगे। ये क्या है? उभयनिष्ठ है, इसी वजह से दोनों बराबर है। अच्छा, एक बात और है कि PA बराबर PB होगा, PA बराबर क्या होगा? PB होगा। क्यों? क्योंकि एक वृत्त से, एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई कैसे होती है? समान होती है। तो यहाँ लिखेंगे बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं कैसी होती हैं? समान होती हैं। मतलब है किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई जो स्पर्श रेखाएं होती हैं उन दोनों की लेंथ हमेशा इक्वल होती है। तो दो हो गया। अब तीसरा होगा कि ये वाला जो है, ये वाला कोण जो है ये 90 का होगा। यानी कोण आपको तीसरा रीजन दिखाना है कि OAP बराबर क्या होगा? ये OBP, ये दोनों कोण कितने हो गए? 90 अंश के हो गए। क्यों होता है? क्योंकि रीजन में आप लिख दोगे कि त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। त्रिज्या स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। ठीक है, यहाँ आप लिख सकते हो कि त्रिज्या स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर लंब होती है, स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। अब ये तीन रीजन हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक हो गया। तो आप लिखोगे अतः त्रिभुज APO सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज BPO
PO के। अब ये जब सर्वांशम हो जाएगा तो इसका मतलब है ये वाला कोण, अतः आप लिखोगे इसलिए कोण ये APO, कोण APO बराबर क्या हो जाएगा, कोण BPO। ठीक है भाई, हमने इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांशम किया, ये वाला कोण इसके बराबर हो गया, तो आप लिखोगे, अच्छा ये दोनों कोण आपस बराबर, इसका मतलब है 80 टोटल है, तो इसका मतलब आधे आधे बढ़ गया होगा 40-40 का। ठीक है, तो आप लिखोगे, अब लिखोगे कि त्रिभुज APO में अब तीनों कोणों का योग कितना होगा, ये कोण जिसका नाम क्या है, कोण APO धन कोण PAO धन कोण AOP या POA बराबर कितना होगा 180 अंश। भाई त्रिभुज में इन तीनों कोणों का योग कितना होगा 180 अंश होगा। तो इस कोण का नाम क्या है APO, ये वाला कोण हो गया, धन इस कोण का नाम क्या होगा PAO, ये वाला कोण हो गया, इस कोण का नाम क्या होगा POA। ये तीन कोण हो गए, इन तीनों कोणों का योग 180 अंश होगा। अब आप देख रहे होंगे ये 40 अंश का है, ये है APO जो है 80 टोटल था, ये दोनों बराबर है तो इसका मतलब 40-40 ये हो जाएगा। अच्छा PAO ये वाला कितने का होगा, ये 90 का होगा, ये जो है ये कितने का होगा 90 अंश का होगा, 90 अंश धन क्या हो जाएगा POA बराबर कितना 180 अंश, ये जुड़ जाएगा 130 हो जाएगा, धन क्या हो जाएगा कोण POA बराबर 180 अंश, इधर प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी POA बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 130 यानी 50 हो जाएगा, 50 अंश हो जाएगा POA। ये इस कोण का मान कितना हो जाएगा 50 अंश। ओके फ्रेंड्स, ये है, ठीक है, सिंपल था, दोनों को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है और इसके बाद ये दोनों इक्वल दिखा देना। इसके बाद इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है, ऐसा आप प्रूव कर दोगे। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूँ यह आपको समझ में होगा। चलते हैं प्रश्न के अगले खंड पर, चलते हैं। अगला प्रश्न है, कहता है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन P कॉस P और टेन P का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलते हैं, पहले हम फिगर बना लेते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। कहता एक समकोण त्रिभुज PQR है, तो बना लीजिए एक समकोण त्रिभुज, ठीक है, जिसका कोण Q जो है वो क्या है समकोण है, तो यहाँ P रख दीजिए, यहाँ R रख दीजिए। अब कहता है कि PQ बराबर कितना है, वो 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपको दिया, एक ही दिया है, तो अब यहाँ से क्या लिखना है कि समकोण त्रिभुज कैसे करोगे, समकोण त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से, यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये होता है। कर्ण क्या होती है 90 अंश के सामने वाली भुजा, यानी PR दिख रही होगी, ये स्क्वायर हो जाएगा, ये P है और ये R है, PR हो जाएगा। लंब क्या हो जाएगा, ये जो PQ है ये क्या हो जाएगा लंब, और आधार क्या हो जाएगा ये QR का होल स्क्वायर। यानी अब आपको PQ के प्लेस पे लंब के स्थान पे क्या दिख रहा होगा 5 के स्क्वायर, ये 5 के स्क्वायर धन QR स्क्वायर, इसको इधर ले आइए तो हो जाएगा PR स्क्वायर, ये QR इधर आएगा तो माइनस में QR स्क्वायर हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 5 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, यानी A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया। तो एक ब्रैकेट में प्लस कर दीजिए PR प्लस QR और एक ब्रैकेट में लग जाएगा PR माइनस QR, ये बराबर कितना हो जाएगा 25। ठीक है, PR प्लस QR हो गया एक में, क्योंकि A स्क्वायर ये A है ये B है, एक ब्रैकेट में हमने इसको प्लस कर दिया, ब्रैकेट माइनस कर दिया। अब यहाँ आपको दिए रखा है कि PR प्लस QR बराबर कितना है 25 सेंटीमीटर, तो हमने ये PR प्लस QR के स्थान पे कितना रखना है 25 सेंटीमीटर, गुणे हो जाएगा PR माइनस QR बराबर कितना 25, और यहाँ से PR और माइनस QR का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 25/25।
यानी पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1 हो जाएगा। इसको समीकरण 1 बना लेते हैं। अच्छा, आपको जो दिया था वो कितना है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना दिया है, वो 25 दिया है। इसको समीकरण 2 बना लेते हैं। ये दिया है, कहाँ से, ये दिया है, ये दिया है, इसको समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को लीजिए जोड़, ठीक है। यहाँ समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, तो जोड़ने पे ये कट जाएगा, क्यू आर से क्यू आर कट जाएगा, ये पी आर 2 पी आर हो जाएगा, 2 पी आर बराबर 25 से 26, यानी पी आर बराबर हो जाएगा 26/2 और ये हो जाएगा 13, यानी पी आर का मतलब हो गया 13, ठीक है। तो अगर पी आर का मान 13 हो गया तो पी आर का मान कहाँ रखोगे, लिखेंगे पी आर का मान कहाँ बता दें, यहाँ बता देते हैं। पी आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, समीकरण फ्रेंड्स 1 है कि पी आर माइनस क्यू आर, क्या था, पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1 है, यही तो है, पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1 है। इसी में आपको पी आर की वैल्यू रखनी है, तो पी आर बराबर आपने कितना निकाल रखा है, 13, कितना है 13 माइनस क्यू आर बराबर कितना 1, इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले आइए, यानी 13 माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, क्यू आर, तो क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा 12, 12 बराबर क्या हो जाएगा क्यू आर, ये निकल गया 12, ठीक है। जब ये भी निकल गया तब आपको क्या ज्ञात करना है, साइन पी, साइन पी बराबर क्या हो जाएगा, आप जानते हो साइन बराबर लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है, तो लंब क्या होगा, अब पी लिखा है तो इसका मतलब है थीटा यहाँ लेना है, साइन पी लिखा हुआ है तो थीटा यहाँ लेना, और थीटा के सामने वाली भुजा लंब होगी, यानी 12 और 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होगी, यानी 13, तो हो जाएगा 12/13। अब ये हो गया। अब आपको कॉस का मान निकालना है, तो कॉस पी बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, और आधार क्या होता है, जो P से सटी हुई लगी हुई भुजा होगी उसको आधार कहेंगे, यानी आधार हो जाएगी 5 और 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण हो जाएगी, यानी 5 हो जाएगा 13। अब 2 का मान मिल गया। तीसरा tan P का मान ज्ञात करना है, tan P का मतलब tan बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब बटे हो जाएगा आधार, तो लंब क्या होगा, P के सामने वाली भुजा लंब होगी और ये वाली जो है P से सटी हुई भुजा होगी उसको हम आधार बोलेंगे, यानी 12 हो जाएगा 5, ये हो जाएगा tan P का मान। तो ये तीनों का मान आपको ज्ञात हो गया फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको ज़रूर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बता सकते हैं कि यहाँ मुझे प्रॉब्लम हुई। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं, ज़्यादा टाइम लेंगे नहीं, अगले खंड पे चलते हैं प्रश्न के। चलते हैं प्रश्न 2 का खंड अंगा है, कहता है उस समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। यानी मुझे क्या फाइंड करना है, S51 कितना 51 पदों का योगफल जो है उसको हम किससे डिनोट करेंगे, S51। ठीक है, मुझे क्या ज्ञात करना है कि उस समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योगफल ज्ञात करना है जिसका दूसरा पद का मतलब है A2 जो है वो कितना दिया है, वो 14 दिया है। ठीक है, और A3 कितना है, वो दिया है आपको 18 कह रहा है, जिसका दूसरा पद, यानी दूसरा पद का मतलब है कि A2 और तीसरा पद का मतलब है A3। ये जो दूसरा पद है वो 14 है और तीसरा पद जो है 18 है, ऐसा आपको दिया है। तो यहाँ से आपको समीकरण बनाना है, यानी A2 बराबर कितना दिया हुआ है 14, तो यहाँ से A2 का फार्मूला लगाएंगे A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। A2 का फार्मूला क्या होता है, क्योंकि आप जानते हो कि AN का फार्मूला क्या होता है, AN बराबर होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो यहाँ 2 है, तो 2 के प्लेस पे मुझे क्या रखना है, n के प्लेस पे मुझे क्या रखना है, 2 है, तो हो जाएगा A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी बराबर 14, यानी A प्लस ये हो जाएगा D बराबर कितना 14। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिए, नहीं बात सुनाए,
फिर आपको A3 दिया है, A3 बराबर दिया है 18, तो A3 का फार्मूला A3 A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा 18, और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे A प्लस 2D बराबर कितना 18, ये समीकरण नंबर हो जाएगा 2। नई बात समझे, फिर से समझे, आपको दिया था A2 बराबर 14, तो A2 बराबर हो जाएगा A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। अगर A n होता तो n माइनस 1 इंटू 2 बोलते, अगर 2 है तो 2 माइनस 1 इंटू 2 बोलेंगे, अगर P होता तो P माइनस 1 इंटू डी, मतलब यहाँ जो भी होता है तो उतना माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो यही फार्मूला यहाँ भी लगा A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, और A प्लस 2D बराबर 18 हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 मिल गया। इन्हीं दोनों समीकरण को हल करके A और D का मान निकाल लीजिए। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2, समीकरण 1 में से आप देख रहे होंगे समीकरण 1 और 2 में A जो है वो सेम है, तो घटा ले तो A कट जाएगा। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करने पर, घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर, तो घटा दीजिए। समीकरण 1 क्या है, A प्लस डी बराबर 14, और समीकरण 2 है A प्लस 2D बराबर 18, ये हो जाएगा 2, घटा दीजिए, माइनस ये कट जाएगा, तो माइनस डी बराबर कितना आएगा, ये हो जाएगा -4, यानी d बराबर कितना आएगा 4। अब d का मान कहाँ रख दीजिएगा, d का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या लिखोगे, d का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या था फ्रेंड्स, आप बताओ, समीकरण 1 क्या है, a प्लस डी बराबर 14, यानी a प्लस डी बराबर कितना हो जाएगा 14, और अब यहाँ से d का मान रखोगे तो कितना हो जाएगा, a प्लस डी बराबर 14, इधर a प्लस इधर आके माइनस, a बराबर 14 माइनस 4 इजक्वल टू क्या हो जाएगा, a बराबर 10। ठीक है, ध्यान रखना फ्रेंड्स, आपको टाइम का मैनेजमेंट बहुत ध्यान से करना है। ठीक है, यदि आप लापरवाही करोगे, थोड़ा सा सावधानी बरतोगे, टाइम को मैनेजमेंट ध्यान नहीं रखोगे, तो आप जो है असफल हो जाओगे। ठीक है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है, टाइम का मैनेजमेंट। ठीक है, अब A का भी मान मिल गया, जब A और D का मान मिल जाएगा तो क्या फाइंड करना है, S51। तो यहाँ S51 का फार्मूला है, SN बराबर क्या होता है, SN बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है SN का फार्मूला ना। तो n के प्लेस पे कितना रखना, 51, तो यानी यहाँ S51, और यहाँ भी हो जाएगा 51, हर n के स्थान पे 51। 2A, A का मान कितना है 10, और n का मतलब है 51 माइनस 1, और ये d का मतलब कितना है, d का मान अभी आपने 4 निकाल रखा था, तो ये 4 हो जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा 51 बटे ये हो जाएगा 20 प्लस ये हो जाएगा 50 इंटू 4, भाई 51 में से 1 निकल जाएगा तो 50 इंटू 4 हो जाएगा, तो हो जाएगा 51/2, और ये हो जाएगा 20 प्लस ये 50 का 200, यानी हो जाएगा 51/2 गुणे 220, तो ये कट जाएगा, 11 आएगा, 51 गुणे 110 ना। 11 पढ़ाता है, 11 1 11 11 के 11 हासिल बचा 1, और 11 5 55, 55 में 1 जोड़ देंगे 56, यानी हो जाएगा 5610। ये कितने पदों का योगफल हो जाएगा, प्रथम 51 पदों का योगफल हो जाएगा। ओके, उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये अच्छे से ज़रूर समझ में आया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 का लास्ट खंड है, कहता है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले का आकार है। कोई बर्तन है, एक किसके आकार का है, एक खोखले अर्धगोले के आकार का, कुछ इस टाइप से फिगर ड्रॉ कर लेंगे। पहले हम, ये अर्धगोला है, ठीक है, ये इस टाइप से, ठीक है, ये अर्धगोला है, और किसके आकार है, अर्धगोले का आकार है, एक बर्तन है। ठीक है, जिस पर क्या रखा हुआ है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित, अध्यारोपित मतलब रखा गया है, मतलब इसी पर क्या रखा गया है, एक बेलन रखा गया है। ठीक है, ऐसे कुछ ऐसे, थोड़ा सा गलत हो जाए फिगर, ये ऐसे रखा गया है। ठीक ना, अब यहाँ से इसके अगर फिगर की बात करेंगे तो इस तरह बन जाएगा। ठीक है ना, ये है। अब कहता है कि बेलन की जो बर्तन की पूरी ऊंचाई है वो कितनी है, वो है
ये कहता है, ये अधोरेखित हो गया। कहता है अर्धगोले का जो व्यास है वो कितना है, यानी ये डिस्टेंस पूरी कितनी है, वो है 14, कितनी है 14 सेंटीमीटर। ये पूरी डिस्टेंस अर्धगोले का जो व्यास है वो कितना है, 14 दिया है। और इस बर्तन की कुल ऊंचाई, यानी ये टोटल ऊंचाई ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो कितनी है, वो 13 सेंटीमीटर है। ओके, यहाँ तक। तो इस बर्तन का क्या मुझे ज्ञात करना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी पहले आप लिखोगे अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास कितना हो जाए, कितना दिया है आपको, दिया है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अगर व्यास 14 सेंटीमीटर दिया है तो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या आप जानते हैं व्यास की आधी होती है, यानी 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी, ये 7 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी अर्धगोले की त्रिज्या। अच्छा, अगर बेलन की बात करें, बेलन की त्रिज्या क्या हो जाएगी, बेलन की त्रिज्या जो होगी वो किसके बराबर होगी, वो अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर होगी, बराबर वो भी कितनी होगी, वो भी सेम ही होगी, यानी 7 मीटर। फिर से आप समझे, ये जो यहाँ तक की त्रिज्या है ये त्रिज्या होगी, जितनी त्रिज्या अर्धगोले की होगी उतनी त्रिज्या किसकी होगी, वो होगी बेलन की भी। तो यहाँ से इसको ऐसे हम ज्वाइन करेंगे और इसको मिलाएंगे तो ये कितना मिलेगा, ये 7 मिलेगा, ये 7 मिलेगा। और ये रही बात बेलन की ऊंचाई की। अब बेलन की ऊंचाई की बात करें, बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई अब बताइए मुझे, ये टोटल डिस्टेंस कितनी 13 है, और अगर ये दूरी 7 है तो इसका मतलब है 13 - 7, यानी हो जाएगा 13 - 7, तो हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ये किसकी हो जाएगी, ये हो जाएगी, ये बेलनाकार जो भाग है उसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी। अब पूछ रहा है कि इस बर्तन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी बर्तन का, आप कैसे लिखोगे यहाँ, बर्तन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, बर्तन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा, उसमें हो जाएगा बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ना, सॉरी अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ आप लिखोगे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 2πRh प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2πr²। ठीक है, ये होता है। फिर से एक बार समझ लीजिए, इसमें देखिए इस फिगर में 2 ठोस जो है शामिल है, एक तो है बेलन और एक है अर्धगोला। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब इसके जो बाहरी वाले क्षेत्र होंगे उसे पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाए 2πRh और इसका जो पृष्ठीय क्षेत्र अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 2πr²। यहाँ से आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, 2πr कॉमन है, तो 2πr कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा, h प्लस r मिलेगा, यानी 2 का मतलब 2, पाई का मतलब 22/7, r का मतलब है 7, r का मतलब कितना है 7, और यहाँ h का मतलब है 6 और इसका मतलब है 7। तो यहाँ से 7 से कैंसिल हो जाएगा, 22 दूना 44 गुणे 6 7, ये 13 7 19, 13 7 13 6 19, सॉरी 13 6 19 हो जाएगा। अब 19 चौका 76, 19 चौक 76, 76 के 6 हाथ में बचा 7, फिर 19 चौक 76 और 76 में 7 जोड़ेंगे तो 83 हो जाएगा, यानी 83 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो है कुल बेलन का जो कुल बर्तन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो होगा 836 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, फिर से एक बार समझ लिए, ये क्या होता है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRh और इसमें अर्धगोला भी शामिल है तो πr², इसमें कॉमन लेंगे 2πr, तो यहाँ से क्या बचेगा, केवल h बनेगा और यहाँ से r बचेगा। h का r का मान 7 है और h का मान जो है 6 था, सॉरी एक गलती और हो गई फ्रेंड्स, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। h का मतलब ये है और इसका मतलब जो है r का मान क्या था, 7 था, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई फ्रेंड्स। ये हो जाएगा 2 22 दूना 44, ये 6 7 13, तो 13 चौका 52, 52 के 2, फिर 13 चौका 52 और 52 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 57 ना, ये हो जाएगा, इतना हो जाएगा।
ठीक है फ्रेंड्स, 13 चौका 52, 52 का 2 हासिल बचा 5, फिर 13 चौका 52, 52 5 जोड़ेंगे 57 जगह यानी 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका आएगा? बर्तन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये अच्छा जरूर लगा होगा। आपको ये जो है हमने जो ये खंड बताया ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। और यदि आप वीडियो पर नए हैं फ्रेंड्स तो आप वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो वो वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक्स।